ये देखो ये होता है बच्चे C5H5, जैसे आपका ये क्या होता है, बेंजीन होता है ना, ऐसे C5H5 क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, वो इस तरह से बनाता है। मैं थोड़ा सा दिखाने की ट्राई करती हूँ आपको बच्चे, इस तरह से, इस तरह से ये पाई बॉन्ड से अटैच है। जो आयरन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, ठीक है। कोई आया क्या अभी, ऐसा लगा किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है। यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो एक और क्वेश्चन पूछा निगम, फिर मैं तेरे क्वेश्चन पे भी आती हूँ बेटा। हाँ, एक चीज ये पूछी है साक्षी ने, नो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये ऑन ट्रीटमेंट वाला है ना। तो एक बात देखो, Yes. इसमें ये बोला गया है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इसका COCl3 6H2, इसका कितना लिया है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ मोल्स में बदलो। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना, मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होते हैं, उसमें उसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो देखना 0.01 मोल आ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो आपने 0.01 मोल 0.01 मोल लिया है किसका, इसका, कितने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, तो आपको 1.2 इंटू 10⁻22 आयंस प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब 1.2 इंटू 10⁻22 आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। तो आप एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आयंस अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, आयंस बाय एवोगैड्रो, हम करते हैं ना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, एक फॉर्मूला होता है ना। तो बस उससे क्या करो आप, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बच्चे। तो इसको जब आप करोगे सोल्व तो आई थिंक 0.02 आएगा, ठीक है, ये आएगा। यानी कि जब आप 0.01 सॉल्यूशन ले रहे हो तो आपको 0.02 मोल मिल रहे हैं। यानी कि बेसिकली अगर तुम 1 मोल लोगे तो आपको 2 मोल मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। AgCl के 2 मोल मिलेंगे। तो एक बार चेक करना 2 AgCl किसमें मिलेंगे, जो ये तुम्हारा 4th वाला ऑप्शन है, ये वाला देखो बच्चे। जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में अभी तक नहीं आया, Cl2 बाहर है, ये वाला देखो 2 Cl बाहर है और आपको पता है ये आयनाइजेबल है, सोल्यूशन में डालोगे तो आपको 2 AgCl मिलेंगे। मैम 2 Cl बाहर है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इससे आपने क्या लगा लिया, निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। तो यानी कि 0.01 से आपको 0.02 मोल मिल रहा है। तो 1 मोल से कितने मिलेंगे, 2 मोल AgCl मिलेंगे। तो आप चेक कर लो कि कौन से वाले ऑप्शन में 2 Cl बाहर है, क्योंकि जितने Cl ब्रैकेट के बाहर होते हैं उतने ही आपको AgNO3 के साथ ट्रीट कराने पे उतने ही आपको AgCl भी मिलते हैं। क्लियर है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको याद हो तो जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था वर्नर थ्योरी, तो एंड में मैंने कहा था ये खुद कर लेना, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो उसको भी ट्राई कर लेना। इससे क्या होगा ना, जितने भी डिफरेंट टाइप के बच्चे आपके वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे हो जाएंगे। आज कौन सा मतलब ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है यहाँ पे, कबीर आप भी कैटलिस्ट बैच से ट्रांसफर हुए हो यहाँ पे? नो मैम। तो मतलब थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ, फर्स्ट टाइम आए हो क्या, मतलब अवंती में अभी ज्वाइन किया आपने? यस मैम, अभी ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। तो हाय कबीर, बेटा ये ना तुम्हारी कोऑर्डिनेशन की कौन सा लेक्चर है, ये 4th लेक्चर है, 3 लेक्चर में ऑलरेडी, हाँ जी, हाँ 4th लेक्चर है, 3 लेक्चर में इसकी ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अभी तुम ग्रुप में ऐड हो गए होगे, ठीक है। तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर पाओगे, ताकि जो इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स, मैं कहूंगी पहले इसको ही उठा लो, इस चैप्टर को, जितने भी लेक्चर हुए इसके 2-3 उसको कवर कर लो, ताकि क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है ये, है ना, इसमें 8 से 10 लेक्चर लगने वाले हैं। तो आप ये कर लोगे तो फिर आगे वाला इजिली समझ में आएगा। वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका केमिकल बॉन्डिंग यूज होगा थोड़ा थोड़ा, उसका हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट,
तो इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी क्लास अटेंड कर रहा है कोऑर्डिनेशन की तो आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे प्लीज एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है, नोट्स मॉड्यूल्स ये सब, ठीक है कबीर। ओके मैम। ओके, और कोई? निशा आप आज इतने लेट कैसे आए हो? आई मीन काफी टाइम बाद दिखे हो आप। निशा फातिमा के नाम से ज्वाइन किया। लक्ष्मी आ गई क्या? लक्ष्मी मैम ममता भी नहीं हुआ शायद। क्या वो बेटा? ममता ने तो ज्वाइन किया था ना अभी। ममता तो है यहाँ पे, चलिए ठीक है, चलो ठीक है। अभी साक्षी का क्लियर हो गया, निगम का डाउट रह गया ना। निगम है क्या यहाँ पे? यस मैम, यस मैम। हाँ भाई भागा मत करो मैम अगर नहीं मैं अच्छा ये देख बेटा, एक तो ना मेरे को जो आपने सॉल्यूशन करके दिखाया ना, मेरे को उसको समझ में नहीं आया, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कर दिया तुमने। देखो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया जो तुमने मुझे भेजा है तो कैसे करोगे? इसमें लिखा हुआ है शो डेट इन, ये बहुत पॉपुलर है तुम्हारे बोर्ड्स में जो ये एग्जाम्पल भेजा है इसने। शो डेट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज अच्छा 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? के निकालना पड़ेगा आपको, रेट कांस्टेंट। यस मैम। ठीक है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है बेसिकली 99.9% 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है, ये करता है। तो टी हाफ तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, 0.693 बाय के होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? टी 99% निकाल लो। तो कैसे करेंगे देखते हैं। के क्या हो जाएगा? 2.303 बाय टी, ठीक है। लोग मैं मान के चल रही हूँ स्टार्टिंग में जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 100%, ठीक है। अब 100 कंप्लीशन कितना? 99.9 बोल रहा है परसेंट हो चुके, तो 100 में से माइनस कर दो, 0.1, राइट। तो 2.303 बाय टी, ठीक है। क्या निकाला मैं? 99.9%। 10 पावर 3 आ जाएगी मैम यहाँ पे लोग। हाँ तो ये आ जाएगी 10 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा? आगे ले आओ, 2.303 बाय टी 99.9 इंटू 3, लोग 10 तो 1 ही हो जाएगा। यस मैम। अच्छा ये के क्या है? के को यहाँ से निकाल लो 0.693 बाय टी हाफ। यस मैम। यहाँ पुट कर दो। यस मैम। एक बार इसको सोल्व करना, आ गया तुम्हारा रिलेशन? सोल्व करना है इसको, 2.303 को इससे करो। यस मैम। सी मैम। ये आएगा 4.90 सोल्व करने के बाद। मैम नॉर्मली यार हाँ जी बेटा 10 टाइम्स आएगा। 10 टाइम्स आ रहा है। देखो एक बार, क्या नाम है? निगम, यस मैम। ठीक है। ओके, अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? मल्टीप्लाई 6.909 आएगा, 6.909। ठीक है। पेपर में आया तो ऐसे करना है, और तुम्हारे अगर नीट में आया तो वही डायरेक्ट जो मैंने तुम लोगों को वो फॉर्मूलाज बताए थे उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ वीपीटी? यस मैम। यस मैम ऐसे मैंने कर लिया था ना पहले तो सॉल्व। मैम शॉर्ट ट्रिक, मैं तो शॉर्ट ट्रिक देख रहा था उसमें क्वेश्चन में कि अगर मैम एमसीक्यू में आए पेपर में अगर वैल्यू हमें याद नहीं रहती तो मैम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो देखो अच्छा तुम शॉर्ट ट्रिक देख रहे थे तो फिर वो आपको जो मैंने आप लोगों को आई थिंक 7 से 10 वैल्यूज बोला था ना लर्न करने के लिए, तो वो डायरेक्ट हाँ तो वो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि टी 99.9% 10 टी हाफ होती है मैम। हाँ इसलिए लिखवाया। हाँ जी बेटा, मोस्टली तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर से आएगा ना, फर्स्ट ऑर्डर से। हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। मोस्टली भी क्वेश्चन अगर फर्स्ट ऑर्डर से आते होंगे ज्यादातर तो। हाँ मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं, और जो मैंने आप लोगों को वो आई थिंक जो 6-7 चीजें लिखवाई थी वो फर्स्ट ऑर्डर में ही लिखवाई हुई है ना, तो वो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वाले इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ जी बेटा, फर्स्ट में ही लिखवाई थी। फर्स्ट में ही लिखवाई और मैम सेम क्वेश्चन ना इस बार बोर्ड में आया था 3 मार्क्स का। अच्छा ठीक है
अवंती वाले गलत टाइम पे कॉल क्यों करते हैं? कोई नहीं, बाद में उनसे बात कर लेना। चलिए मैम कल भी मेरे आ गया, क्लास ले रही थी तब मैंने कट कर दिया। चलो ठीक है ठीक है, चलो इसको इरेज कर रही हूँ, जिसको नोट डाउन करना है कर लो, फिर आगे हम बैलेंस हाँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने कराना था आई नो, लेकिन उसको मैं होल्ड पे रख रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती, अगर EN पहले करवा दिया तो ये बीच में ही रह जाएगा। ठीक है चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो B02, हाँ जी मैम क्लास स्टार्ट कर दो, फिर आप कहोगे कि लेट कर दिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा लोगे। कर रही हूँ बेटा, वो तो डाउट बता रही थी ना, अब ना बताऊं क्या, फिर गुस्सा हो जाएंगे ना बच्चे में, हम डाउट नहीं बताती चलो ठीक है, इधर देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लिख लो, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, लिख लो ये अपना कहीं पे भी, बोर्ड में आता है ये 3 से 4 नंबर का हर साल ही आता है। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, और रही बात तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे कोई भी तुम एग्जाम दे रहे हो, जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, CUT दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ये फिक्स होता है, आना ही आना है। ठीक है चलिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो अब थ्योरी है तो मतलब कोई ना कोई पोस्टुलेट तो इसके होंगे होंगे। ठीक है, तो पहले हम बिल्कुल 3-4 पोस्टुलेट हैं वो करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करनी है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे, तो अपना थोड़ा सा माइंड क्लास में ही रखना। आज अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो ये लगा लो तुम्हारे 4 नंबर गए। अब ये देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली क्या कंसीडर किया गया है कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, जो आप अपना केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ के आए थे, VCPR थ्योरी, है ना। तो yes. इसमें भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी यही कंसीडर किया गया, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। तुम्हें पता है लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल के पास खाली ऑर्बिटल्स होंगी, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी, जिसमें लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कंसीडर किया कि जो लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है, तो मेटल जो होगा बच्चे आपका, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ये तो सिर्फ वो बोलते हैं ना नोट्स को थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए तुम्हारे, इसलिए ये प्रॉपर लाइंस लिखी हुई है मैंने, बाकी मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना बच्चे, वो अपनी कौन कौन सी ऑर्बिटल्स यूज करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, N-1d ऑर्बिटल यूज करेगा, NS NP या NS NP ND। जनरली यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा N4 देखने को मिलेगा बच्चे। ठीक है, N4 बोले तो 3D जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं आपके कौन कौन से वाले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये वाले देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको N=4 देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है अपनी ये कुछ ऑर्बिटल्स को यूज करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कितनी ऑर्बिटल खाली होंगी जितना उस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अमोनिया के कितने लिगेंड है, 6। तो कितनी खाली जगह चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, 6। तो 6 खाली चाहिए मेटल की, इसका मतलब ये है। ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square. ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया था कि जो ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या करते हैं आपको, क्या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या होता है, आपको न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट, नियरली सेम होती है, नियरली आप बोल सकते हो सेम होती है। तो यही तो सेम है, इसमें भी वही करना है, जो मेटल्स की वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे आपस में क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने से नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी उसमें लिगेंड अपने क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यानी कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डोनेट करेंगे। अब आपको पता है कौन कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, SP। अगर मैं बोलूं बच्चे आपके मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है,
तो कैसी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp, और जो शेप होगी वो लीनियर होगी। एंगल आप लोगों को पता है ये 180 डिग्री होगा, बनाने की जरूरत है। जैसे मान लो ये आपका मेटल है तो ये इस तरह से लिगेंड अरेंज होंगे। और आपको पता ही है जैसे आप उसमें पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में कि जो सराउंडिंग आपके आयंस है वो किस तरह से सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। इसमें भी जो लिगेंड है वो मेटल एटम को किस तरह से सराउंड करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। आप बोलते हो शेप ट्राइगोनल प्लेनर, मैं तो ये बोलूंगी कि इसको मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ट्राइगोनल प्लेनर। बच्चे भाई बहुत लेट आते हैं, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हो गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ मैं अच्छे से एक एग्जाम्पल बताऊंगी एंड ट्रस्ट में सारे एग्जाम्पल 10, 12, 15 जितने भी मैंने लिए हैं सारे कर लोगे। ओके, अगर बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 4 होता है तो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक और हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, DsP2, ठीक है। अगर ये है sp3 है तो बच्चे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल है, और अगर आपका DsP2 है तो हम बोलते हैं बच्चे स्क्वायर प्लेनर है। और ध्यान रखना इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि DsP2 में कौन सी d ऑर्बिटल यूज होती है फॉर इन हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी यूज होती है, dx2-y2 वाली होती है। स्क्वायर प्लेनर पता है ना कैसे दिखता है? इस तरह से, है ना, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। आगे चलो, यहाँ तक किसी को डाउट? ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 और 6 है, बट क्योंकि हमने पढ़ना है इसको तो हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में तो इम्पोर्टेंट रहता है थोड़ा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? या तो sp3 भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है बच्चे DsP3, ठीक है। sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें क्या होता है, कोई बताएगा? स्क्वायर पिरामिडल, है ना। और इसमें जो यूज होती है d ऑर्बिटल वो dz² होती है, और आपका इसमें होती है dx²-y²। लिखो इनको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे चल के जब हमारा पूरा हो जाएगा ना, आपको मैं एग्जाम्पल भी लिखाऊंगी। एक बार आया है डायरेक्ट, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। हाँ मनीषा बोल बेटा। पीछे की स्लाइड दिखा दो थोड़ा। अच्छा, नोट डाउन कर रहे हो क्या? यस मैम। ये टेबल वेबल मत बनाना, ये तो मैंने अपनी स्लाइड्स को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे ये लगाया, ठीक है। आप तो जैसे तैसे फटाफट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा स्क्वायर, अच्छा मुझे ये बताओ ट्रायंगल बाइपिरामिडल कैसे बनता है? इधर देखना एक बार, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में जाओ। इस तरह से बनता है बच्चे, दो एक्सियल पोजीशन होती है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, राइट। और अगर मैं बात करूं स्क्वायर पिरामिडल की तो इस तरह से होती है, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड और 1 लोन पेयर, ऐसी होता है। यस मैम। और उसके बाद है आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो sp3d2, या आप इसमें देखेंगे d2sp3। आपको डीबीटी में बच्चे ये दोनों टाइप की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसके लिए जो शेप रहेगी दोनों के लिए क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल रहेगी। मैं आ रही हूँ विवेक बेटा। और इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज होंगी ये दोनों होंगी, चाहे वो d2sp3 हो या sp3d2। हाँ विवेक बोलो। मैम जो ऑक्टाहेड्रल जो शेप है इसके अंदर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे जाएगा ना? किसमें बच्चे? ऑक्टाहेड्रल पे। ये वाला नहीं, जो ऑक्टाहेड्रल नहीं बेटा, ऑक्टाहेड्रल में तो ये ऑक्टाहेड्रल जो मैंने लिखा है नहीं, जो आपने जो ये शेप बनाई थी ऑक्टाहेड्रल की बेटा, ऑक्टाहेड्रल की तो मैंने बनाई नहीं, ये स्क्वायर पिरामिडल है मैम। वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अच्छा ट्रायंगल बाइपिरामिडल में, हाँ। अगर जैसे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में एक पॉपुलर एग्जांपल देखा होगा ClF3,
राइट। इसका अगर आप लोगों को पता हो टी शेप होती है, तो इसको आप किस तरह से दिखाते हो? वैसे तो मैं थोड़ा घुसना नहीं चाहती थी केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें जो लोन पेयर आते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है, चलो अगर आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है तो मैंने 11th में स्टार्ट करा दी है, आप उसके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं 2x की स्पीड पे। अगर लगता है आता है तो सिर्फ अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन से डी ऑर्बिटल यूज होंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी। 27 स्टूडेंट्स है, प्लीज बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करो क्लास में, क्योंकि वो शुरू का ना बहुत मेन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ये बता रही होती हूँ कि पूरी क्लास में मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पोस्टुलेट है। एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा लैंग्वेज आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली है इसकी। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस involved can be decided conveniently if some characteristics of the complex like magnetic nature, geometry or whether exhibit isomerism or not etc be known। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सिंपल ये, अगर मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बोला गया है कि अगर मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, राइट, अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको उसका मैग्नेटिक नेचर पता है, मैग्नेटिक नेचर बोले तो पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, वो सेम मैं डी ब्लॉक में भी रिपीट करूंगी। मैग्नेटिक नेचर बोले तो कि आपका कॉम्प्लेक्स या तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। वो छोटी छोटी चीजें समझो इनको। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बच्चे? उसमें इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, अनपेयर्ड, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट डायामैग्नेटिक? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बोलते हो बच्चे कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। और जितने और क्या होगा, अगर कोई भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बोलते हो उसका डायामैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स में ये पता लगा ले कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इससे आप क्या पता लगा पाओगे? उससे आप कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पता लगा पाओगे, उस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या है वो पता लगा पाओगे। ये किसने बोला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आप इसको किसी अच्छी बुक से पढ़ेंगे ना, तो आप जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वहां पे लाइंस लिखी होंगी कि एक्सपेरिमेंटली इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ये मैग्नेटिक नेचर मिला, तो इसको देख के इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप ये होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, पेपर में पूछा जाएगा कैसे निकालना है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल जाए कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बेसिस पे हम ये पता लगा लेंगे कि मेटल की क्या हाइब्रिडाइजेशन रही होगी और कॉम्प्लेक्स की क्या शेप रही होगी। राइट, अच्छा इसके बाद इससे रिलेटेड एक और आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। सुना है सबने? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आई थिंक आया है नीट में इससे क्वेश्चन। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटोन, ये रहता है बच्चे इसका फॉर्मूला। नीट में तो एक बार पता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ लिया, लो बताओ। तो डी ब्लॉक में, हाँ ये डी ब्लॉक में यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी था ये, लेकिन उसमें बच्चों को ज्यादा याद नहीं रहता। जैसे अभी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों को बता तो दिया, पता नहीं कितना उनको समझ में आया मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह ये सब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे n क्या है बच्चे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे बेटा थोड़ा सा एक्टिव बैठेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.73 अगर आप सोल्व करेंगे, राइट? यस मैम। 3 आ जाएगी। ऐसे ही 2 के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक ना सॉलिड ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आपके जब तक आप नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते ये काम आएगी वहां पे। तो बच्चे ट्रिक है ये, इसमें क्या होगा ना, आपको ना वैल्यूज बार बार उसका अंडर रूट निकालना नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर मान लो बेटा
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट बोहर मैग्नेट्रॉन में। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ध्यान रखना उसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट। आता तो 1.732 है, बट हम अप्रोक्स लेके 1.8 लिख रहे हैं, काम आएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है 2.8, अगर 3 है 3.8, ऐसी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। काउंटिंग हो रही है तो हाँ, 4 है तो 4.8, 5 है तो 5.8, इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि 6 नहीं होंगे, क्योंकि जब 6 की बात आएगी उसमें पेयरिंग शुरू हो जाएगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या कंसेप्ट है, इतना ध्यान रखना। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन, 2 है 2.8, 3 है 3.8, 4 है 4.8, 5 है 5.8। और आपको पता है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैम तो जो हमने जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम सीधा ही मतलब ये बता सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कितना। हाँ, अगर तुम्हें पता है विवेक कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप इस ट्रिक से डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। लेकिन एक बार नीट वालों ने पता क्या किया, फंसा दिया। क्या उन्होंने क्या किया, आप देखना क्वेश्चन आपको मिलेगा। उन्होंने क्या किया ना, वो दे दिया मैच द फॉलोइंग कर दिए, तो उन्होंने ना डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख के दी मैग्नेटिक मूवमेंट की, उन्होंने ना यहीं पे ही छोड़ दिया। जैसे मान लो अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 + 2 क्या होगा, 6 × 3 √18 होगा ना। तो उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स देके, और जो दूसरा तुम्हारा कॉलम था उसमें ना अंडर रूट करके दे दिया था, तो उसमें ये वैल्यूज पूछी नहीं गई थी। तो उस केस में तो आपको फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहे हो मैम? मैं ये बोल रही हूँ, अगर मान लो तुम्हें 4-5 कॉम्प्लेक्स दे रखे हो, राइट, तुम्हें बताना हो कि कॉलम 2 में उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ मैच करना। तो वैसे तो ये मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू तुम डायरेक्टली उसको मैच कर सकते हो। बट अगर एग्जामिनर दे के रखता है, मान लो अरे समझो ना √3 दे दिया, √15 दे दिया, √8 दे दिया, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे ये ट्रिक काम नहीं आएगी, वहां पे तो फिर तुम्हें मेहनत करनी। मतलब उसने म्यू की वैल्यू दे रखी थी और हमें एन की निकालनी थी। अरे छोड़ो, मैं बाद में कराऊंगी, छोड़ो क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं, छोड़ो ये ट्रिक, ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आगे चलूं। क्या बताया मैंने, अगर तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर पता चल गया, अगर तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर पता चल गया तो उससे आप क्या बता सकते हो, हाइब्रिड बता सकते हो, मैग्नेटिक और शेप बता सकते हो। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे ये 2 चीजें तुम्हें बार बार देखने को मिलेंगी। एक कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक बनने वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैम ये क्या चीज है, देख ऑक्टाहेड्रल, ये किसके केस में बता रही हूँ मैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में। जब तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स की शेप होगी वो कैसे होगी बच्चे, ऑक्टाहेड्रल। देखो नाम से थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर वाली ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल मतलब बाहर वाली ऑर्बिटल। ठीक है, तो लिखो व्हेन n-1 d ऑर्बिटल used in hybridization, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और आप बोल सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलोगे बच्चा, नई चीजें हैं ये तुम लोगों के लिए, सब घबराना नहीं है इसलिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अभी लिखो थोड़ा सा, फिर मैं आगे एग्जांपल देके बताती हूँ। ठीक है, और व्हेन nd ऑर्बिटल इज यूज, nd मतलब बाहर वाली ऑर्बिटल अगर यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, इधर देखिए सिंपल, मान लो ये तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबको दिख रहा है। इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, 5/2, क्योंकि आपको पता है ना 1/2 है इसकी। ठीक है, लेकिन मान लो एक आपके पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेयरिंग हो गई है, तो इसमें देखना स्पिन कितनी है, 1/2। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, जहां पे पैरामैग्नेटिज्म करैक्टर कम है, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जिसमें पैरामैग्नेटिज्म करैक्टर ज्यादा है
है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है, मैम बाहर वाली अंदर वाली क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले लिख लो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, लिखो इसको जल्दी। हो गया मैम। मैम ये दोनों एग्जाम्पल आउटर ऑर्बिटल के है ना? नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया कि कौन सी ऑर्बिटल है, 3D है 4D है, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मैंने ये बताया व्हाट डू यू मीन बाय लो स्पिन एंड हाई स्पिन। ठीक है, इससे आपका क्या मतलब है, लो स्पिन और हाई स्पिन, अभी बस यही बताया। ठीक है, लो स्पिन में लो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा ना? लो स्पिन में हाँ, लो लिख भी सकते हो, लो स्पिन में लो पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा, ये मैं लिख भी देती हूँ कि जो पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर होगा, या सिंपल लिखो पैरामैग्नेटिज्म इसमें कम होगा और इसमें अरे दोनों में 5 कहां से, पेयरिंग दिख नहीं रही क्या तुम लोगों को? ये देखिए थोड़ा सा, अभी ठीक है गुंजन? यस मैम। ठीक है, लिख लिया सभी ने बच्चे? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। वैसे तो ये वाली जो कंसेप्ट आता है, ये वाला जो टॉपिक आता है, मैं जनरली बच्चों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कराती हूँ उनको, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है 2-3 सालों में जब करवाया है बच्चों को कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एकदम से इसमें नहीं बताते हैं, लेकिन ये यूज होता है वीबीटी में, तो इसलिए मैं आपको आज पहले ही बता रही हूँ। ध्यान रखना ये सीएफटी में आएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अभी से ही वीबीटी में बताते हुए चल रही हूँ। बच्चे लिगेंड को ना क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। दो उसमें कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक तो होता है तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है, और एक होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखिए कौन कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, फॉर्मेशन ऑफ, या सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगी पेयरिंग ऑफ, बहुत सिंपल लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। बस मतलब अगर मान लो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मेटल के साथ अच्छे से चिपकेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा। जो जैसे देखो मान लो ये तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवानी शुरू कर देगा। ये मतलब है, क्वेश्चन से समझ लेंगे, टेंशन ना लो। जैसे इसके जो पॉपुलर एग्जांपल है बच्चे, CO, CN नेगेटिव, NH3, ये सारे, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और भी हैं, काफी सारे हैं, बट अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए इतना बहुत है। CO, CN नेगेटिव, NH3, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अगर ये कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड क्या होंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर बोल रही हूँ ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया कि कौन वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये उसकी लिमिटेशन भी थी वीबीटी की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, CFT में, क्योंकि CFT ने हमें एक सीरीज भी दी थी जिसके बेसिस पे हम ये बता पा रहे थे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, समझ रहे हो। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये बताना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड क्या है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है बच्चे, जनरली आपके जितने भी हैलाइड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के यहाँ आपके वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे वाटर, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। लिख लो, लिखो, फिर मैं आके चलूंगी बेटा। डन? यस। 2 मिनट। हाँ हाँ लिख लो। छाया, तस्लीम, विवेक, अंशिका, कबीर, मेरे को ना थोड़ा सा टाइम लगेगा नाम याद करने में, आप लोग प्लीज थम्स अप दे दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलूं आगे। चलो ये देखो, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फिर बोल रही हूँ पोस्टुलेट नहीं है,
ये हम कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, CFT में पढ़ते हैं। फिर वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कम हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया। CFT में बेसिकली क्या था, CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है डिजाइन की गई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसमें लिगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज किया गया। ये CFT में पढ़ते हो, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बता ही नहीं पाया कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा लेगा, ये फलाना करा लेगा, ये ढिमकाना करा लेगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बताया था। CFT में हम पढ़ते हैं बच्चे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक्सपेरिमेंटली ये जो आपके लिगेंड की स्ट्रेंथ है, ये देखो अरेंज किया गया है उनको वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो बच्चे ये वाले सारे जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैम ये सारे लर्न करने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से लर्न करने हैं। CO, CN, NO2 नेगेटिव, फेनेंथ्रीन और NH3, इसको आप याद रखेंगे, जिसपे मैंने टिक टिक लगाया। ठीक है जी। मैम इसको इसके ऑर्डर में याद करना है। करोगे तो सही रहेगा, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन ये आया हुआ था। आपको ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी गई थी 4 ऑप्शन में, ठीक है, कुछ 4-5 करके लिगेंड दे दिए गए थे, और आपसे पूछा था कि बताओ इसका ऑर्डर कौन सा करेक्ट है। तो उस केस में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। कार्बन डोनर है, फिर ये नाइट्रोजन है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो CO, CN नेगेटिव, NO2, फेनेंथ्रीन। पता है ना फेनेंथ्रीन कैसे बनता है? बेंजीन। ये 3 बेंजीन बनाते थे ना। ये ETOH क्या है क्या बच्चे? मैम? ETOH हाँ, ये इथेनॉल। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम्हें नाइट्रोजन लगा देना, तो वो क्या बन जाएगा, फेनेंथ्रीन बन जाएगा। बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अच्छा इधर देखिए, उसके बाद अलावा देखो NH3 ना वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पे कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? खुशबू मैम ने कहा था NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यही मान के चलेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा देखो पानी, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ऑक्सलेट आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। NCS नेगेटिव, ये तीनों याद रखेंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये कब कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे उसकी आप टेंशन ना लो, उसके लिए प्रॉपर मैं आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा देखो बच्चे, जितने भी हेलोजेंस है ये देखो सारे के सारे क्या हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड है। बस ये ध्यान रखना और कोई ध्यान नहीं रखना। कितने याद रखने के लिए बोला? 10 एक, बस इतने याद रखो। मैम वीक वाले भी लिखिए। वीक वाले आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सारे हेलोजेंस, पानी, ऑक्सलेटो और ऑक्साइड, ये वीक होते हैं। ठीक है मैम NCS भी वीक है। हाँ, NCS भी वीक की तरह ही बिहेव करता है। कहाँ कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं बॉर्डर लाइन वाले, वो मैं आपको प्रॉपर पॉइंट्स लिखवाऊंगी। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, बस लिख लो इसको, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखो बस आने ही वाला क्वेश्चन। स्लाइड दिखा दो एक बारी। हाँ जी बेटा। मैम CSN क्या है? कहाँ पे बेटा? ये SC NS SC। अच्छा S, हाँ ये क्या नाम है इसका? साइनाइड। थायोसाइनेट। ठीक है मैम, ये तो उसकी तरह होता है, मतलब मैंने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था तो ये मतलब एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। हाँ, तो ये मतलब अगर ये सल्फर से अटैच होता है बच्चे, तो अब इसको आप ये लिखोगे। अगर नाइट्रोजन से अटैच होता है तो फिर वहां पे आप N को इंडिकेट करो। ठीक है, देखो ना, अगर ये सल्फर से अटैच होता है, मतलब अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर अपने मेटल को देता है तो थायोसाइनेट S हो जाएगा, और अगर नाइट्रोजन से देता है तो थायोसाइनेट N हो जाएगा। ठीक है मैम वो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा CO होता है। हाँ, CO, CN, NO2 नेगेटिव, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा CO होता है। मतलब मैम जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो उनको उनकी पेयरिंग करा देगा वहां से निकाल के। हाँ विवेक, मैं भी करवाऊंगी ना आपको एग्जांपल, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलो मैं आगे। यस ओके, चलिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ।
This series has been determined experimentally and is not a postulate of VBT. ठीक है. However, we can use it to predict the structure, electronic configuration, magnetic properties. ये मैंने आपको बताई थी. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. Ligands given in the borderline. ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना. Ligands given in the borderline criteria act as both strong and weak field ligand. By knowing the value of magnetic moment, it may be suggested that whether they act as strong field ligand and weak field ligand in a particular case. समझ में आई है ये वाली लाइन? समझ में आई है? इसका मतलब ये है कि बॉर्डर लाइन वाले लिगेंड्स हैं वो कई बार नखरे दिखाएंगे कि हम तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, राइट, और कभी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स का पता चल जाए, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, तो अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स का पता चल जाए तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि कोई लिगेंड जो बॉर्डर लाइन वाले लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना सुनने में, उतना है नहीं. आपको मैं ट्रिक से बताऊंगी, सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, आप लोग सिर्फ टेंशन मत लो. ठीक है, प्रॉपर पॉइंट्स लिखवाऊंगी. पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे. दिख रहा है सबको? क्या नाम है? एक मिनट रुको. मैम हेक्सा अमीन क्रोमियम. अमीन क्रोमियम. हाँ जी, तो क्या नाम था इसका? हेक्सामीन. ठीक है, ये बहुत गंदा सा लिखा है मैंने, मैं इसको हटा रही हूँ, आप लिख लेना इसको. ठीक है, चलिए. तो बेसिकली अब हम कैसे, हमें ना 5-6 चीजें बतानी है. हम सारे एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें हर एग्जाम्पल में करनी. एक मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ, 1 और 2, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि करना कैसे है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुन लो आने वाले 10-15 मिनट, फिर बेशक आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, फिर आप खुद ही करने लग जाओगे. तो सबसे पहले बच्चे, हमारा काम क्या है, जो मैंने आपको लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ, जैसे प्राइमरी वैलेंसी निकालना, सेकेंडरी वैलेंसी निकालना, वो मैं इसमें भी बता दूंगी आपको. इधर देखिए, जैसे ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालोगे? प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे? +3, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है. मैं फिर बोल रही हूँ, मैं सारा रिवाइज करा रही हूँ जब तक कराया. सेकेंड है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डेंसिटी टू लिगेंड. हाँ जी, तो क्या होगा, क्या होगा? 6 इतना हो गया. ओके, तो अभी बच्चे मुझे ये बताओ, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रोमियम का मैंने कहा था याद कर लेना, काम आए. 3D5-4s1. मैम एक्सेप्शन भी है. हाँ, एक्सेप्शन भी कॉपर और क्रोमियम. ठीक है जी, ये होता है. ध्यान से देखो, अगर आपको बोला गया है इसमें क्रोमियम +3, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा, और फिर जो बाकी जो बचा वो यहाँ से, यानी कि 3d3 से. बोलो हाँ या ना? यस मैम. तो तीसरी चीज हमने क्या निकाल ली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. शोर नहीं मचाएगा कोई, बस ध्यान से सुनोगे. उसके बाद बच्चे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम. इधर देखिए, क्रोमियम +3 की मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, इधर देखना. 1 2 3 4 5 बन गए क्या? 5. ठीक है, उसके बाद 4s और 4p. ठीक है, तो अभी फिल करूं. 1 2 3 1 2 3. देखो. यस मैम. एक मिनट रुकना. अच्छा, ठीक है. ओके, अभी ध्यान से सुनना. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे? 6. तो आपको खाली ऑर्बिटल कितनी चाहिए? 6. लेकिन मैंने तो ये बोला था, पहले लिगेंड को ध्यान से देखो. अमोनिया क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कहा था मैंने? पेयरिंग करवा देता है. लेकिन एक चीज मैंने भी बताया, कभी कभी अमोनिया जो है नखरे भी दिखाएगा. ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. इसमें सिंपल चीज ये है बच्चे, ध्यान से सुनना.
अगर यहाँ पे मैं मान लो 4d ऑर्बिटल बना दूं, इधर देखिए, ठीक है। अब आपको पता है बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3d2 हो सकती है, d2sp3 हो सकती है। एक बात बताओ, इसको मैं पेयर करवाऊं क्यों? सोचो थोड़ा, मैं पेयरिंग क्यों करवाऊं? मुझे पहले ही ऑलरेडी खाली 2 ऑर्बिटल मिल चुकी हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी हाइब्रिडेशन या तो d2sp3 होगी या sp3d2 होगी। पेयरिंग हम क्यों करवाते हैं? पेयरिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमें अंदर वाली d ऑर्बिटल 2 खाली मिल जाए, लेकिन मुझे बिना पेयरिंग करवाए ही 2 ऑर्बिटल खाली मिल गई हैं, तो मैं क्यों कराऊं भाई? क्यों कराऊं? बोलो हाँ या ना। यस। तो मैं क्या करूंगी, ये 2 d ऑर्बिटल इधर देखिए और ये 3 p की ऑर्बिटल क्या होंगी, आपस में इनका इंटरमिक्सिंग होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगी। तो टोटल कितनी है ये? 6। तो 6 2d 1s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी? 6। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखना क्या हो जाएगी, d2sp3। और ये भी ध्यान रखना, एक और रीजन भी मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, हर कोई सिस्टम को चाहिए कि उनकी एनर्जी कम हो। इवन हम भी क्या चाहते हैं, हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है? एनर्जी कम, राइट ना। तो अगर उसको अंदर वाली लोवेस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल उसको खाली मिल रही है, तो क्यों वो जाना चाहेगा, क्यों वो बनाना चाहेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? अब क्योंकि इसने बच्चे अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज की है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ या ना। चार चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 5th चीज, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 3.8, राइट। आ गया। 6th, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या होगा बच्चे? पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो हाँ या ना। यस। तो हमने क्या क्या बता दिया इसके अंदर, एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ और भी तो नहीं रह गया ना। हाँ ठीक है, तो आपको ये हर क्वेश्चन में ये 5-6 चीजें बतानी है। पहला मैंने ऑलरेडी करा दिया, आगे चलूं? फोर्थ वाला दोबारा से बता देना मैम। क्या हुआ बच्चे? फोर्थ वाला एक बार दोबारा से। फोर्थ वाला कहाँ है? ये वाला कोई नहीं, अभी आगे चलते हैं। अभी तो बहुत एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैं मान के चलूं 26 बच्चों में से आधे बच्चों को समझ में आया, आधे को नहीं आया, तो आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, चलिए। पहला हमारे लिए क्या है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। विवेक, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की। क्या होती है? सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? +4 + x - 6 = 0, यानी कि x क्या हो जाएगा? +2। बोलो हाँ या ना। ठीक है। सेकेंड हमारा है सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ठीक है। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 26 होता है इसका, आर्गन 18 होता है, 4s2 3d6। बोलो हाँ या ना। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद आयरन +2 का क्या होगा? पहले आप देख लो, अपने आप बाद में कर लेना, कहीं पता चले लिखने के चक्कर में ना सारा यहाँ पे भी नहीं समझ में आया और खुद लिख रहे हो वो भी नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? 4s से निकालोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, आर्गन 18 3d6। अगर आपको आर्गन को लिखना है लिखो, वरना मैं तो कहती हूँ मेंशन ना करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए तुम लोगों के लिए। ठीक है, 3d6। फोर्थ चीज क्या होती है बच्चे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो करें, स्टार्ट करें, बनाओ 5 डब्बे बनाओ। 1 2 3 4, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। देखिए जल्दी बताओ। यस मैम। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं यहाँ पे मैं? कितने हैं? 6 1 6 3 4 5 और 6th वाला तो यही आएगा। ये हमने नहीं कराई पेयरिंग, ये लिगेंड ने पेयरिंग नहीं कराई, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। अब उसके 5 सिंगली ऑक्यूपाइड जो है ऑर्बिटल्स हो गई हैं, तो अब 6th वाला तो जाएगा ही उसमें। ठीक है, किसने बताया था ये?
हुंस रूल ने यही बोला था ना, Yes. हर एक ऑर्बिटल, हाँ हुंस रूल ने यही कहा था, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तब तक पेयरिंग मत करवा देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे साइनाइड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। SFL है। तो ये क्या करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, पेयरिंग करवाना शुरू करेगा। मैं अलग से बना के दिखाऊं या इसे में दिखाऊं? अलग से दिखा देते हैं, अलग से। 1 2 3 4 इसको एज इट इज बनाइए और इसको भी एज इट इज बनाओ। 3D 4S 4P। चलिए, तो क्या होगा देखो ना, ये देखो हो गई पेयरिंग। देखिए अब ये देखो, ये हुंस रूल को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना। देखो एक बार। यस मैम, पहले सिंगल। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे? आपको कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, यानी कि लिगेंड को जो साइनाइड है उसको 6 खाली जगह चाहिए, तो 2 d ऑर्बिटल, 1 s और 3 p आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी कि 6 आपको D2sp3 ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? D2sp3 हो जाएगी, जिसमें साइनाइड जो है अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डाल देगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? विवेक तुम पूछ रहे थे ना? यस मैम। मैम हाँ जी। 6 ऑर्बिटल खाली कराने हैं। हाँ, तो मैंने कितनी करा दी? 6 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 ना, D2sp3। मैम जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमको उतना खाली कराने हैं। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही खाली ऑर्बिटल चाहिएगी, ठीक है जी। मैम ये Fe हो जाता है। क्यों करा मैम? प्रियांशु क्या? Fe+2 क्यों करा मैम? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे ये देखो ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का +2 है ना। अच्छा ओके मैम। सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकाल रहे हो ना, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पता कर रहे हो ना, ये मत भूल जाना। उसी का शेप पता करना चाह रहे हो, तो Fe किस में है? +2 में है ना। ओके मैम। ठीक है, तो हमारी 4 चीजें और देखो, अपने माइंड में डाउट नहीं रखना है, क्योंकि वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे बिल्कुल सिली डाउट ही क्यों ना होगा, आप मुझसे पूछेंगे, तो डोंट बी हेजिटेट। मेरे लिए सारे 25-26 जितने बच्चों सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने मन में रखो बात। मन में रखोगे तो 4 नंबर फिर पानी में गए तुम लोगों के, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के लिए 4 नंबर जरूरी ना हो। हाँ, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी डी ब्लॉक की, स्पेशली जो आपके 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं, स्कैंडियम तेरी विदाई करके वाला है ना। चलो इधर आओ। 5th वाला पॉइंट मैंने क्या बताया था इसमें? मैग्नेटिक। यहाँ पे तो 0 आएगा, ठीक है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये क्या है? डायामैग्नेटिक है। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये भी बता दो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, बस यही बताया था। और क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और कुछ भी बताया था क्या? हाँ, बस यही। देखो एक बार, ठीक है मैम एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ, ये लो बेटा। मैम इसके अंदर भी तो मैम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा? इनर ऑर्बिटल ये देखो, अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है ना। देखो एक तो होता है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, वैसे मैंने बताया है, n-1 होगा, एक nd होगा, राइट। देखो ना, अगर मान लो मैं n को 4 ले लूं तो 4d, यानी कि बाहर वाली, n-1 अंदर वाली 3d। तो अगर ये अंदर वाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि अंदर वाली यानी D2sp3, उसको आप इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स की होती है sp3d2, अभी मैं करवाऊंगी एग्जांपल, वो आपका आउटर ऑर्बिटल होता, क्योंकि बाहर वाली डी ऑर्बिटल वो यूज कर रहा है। मैम तो इसके अंदर भी तो पेयरिंग करा देनी चाहिए थी। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ ना, एक्सेप्शन है ना। फिर ये यहाँ पे NS3 नखरे दिखा रहा है ना बेटा, कि मैं यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाना चाहता। तो पेयरिंग करवा के वो करेगा क्या? उसको ऑलरेडी 2 डी ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं। बताओ क्या जरूरत है पेयरिंग करवाने की विवेक? हम ये पेयरिंग क्यों करवाई हमने? ध्यान से सोचना। मैंने यहाँ पे पेयरिंग क्यों करवाई? ताकि मेरे को 2 डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी या sp3d2 होगी। ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? तो मैम पीछे वाले में आपने पेयरिंग करवाई है? एक सेकेंड रुको, क्योंकि जो अंदर वाली ऑर्बिटल है वो क्या है? लोवेस्ट एनर्जी की, और हर कोई सिस्टम क्या चाहता है? उसकी एनर्जी कम रहे।
कहाँ कराई बेटा मैंने पेयरिंग, कहाँ करवाई? मैम हमने यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल में ये जो 2 खाली छोड़े हैं वो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए खाली छोड़े हैं ना, क्योंकि हमको वहाँ पे 6 चाहिए थे। हाँ जी ओके मैम। समझे? एक काम करो, ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर लिखो एक्सेप्शन। लिखो लिखो, भूल जाओगे मुझे पता है, लिखो एक्सेप्शन। लिख लिया? कोई बात नहीं, इसको मैं स्लो चला लूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैम 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं जो मंडे को क्लास होगी उसमें ये वाला और एएन रूल फिर दोनों ही खत्म करा दूंगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारा आज नहीं करवाऊंगी, अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे। रिवीजन क्लास है ना? हाँ कल रिवीजन क्लास है बच्चे। चलूं बेटा आगे? कोई बात नहीं, अगर भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल है, देखो समझ रहे हो? तो ये आज ये लगा लो, एग्जाम्पल ही करने हैं। चलिए ये थर्ड वाला, अब तुम फटाफट थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करना। पहले प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, कितनी निकलेगी आयरन की? 2+2। सेकेंडरी वैलेंसी, अगर अच्छा ये बताओ कोई ऐसा भी स्टूडेंट है क्या जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं निकालने आ रही है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट? तो मुझे प्लीज बता दे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बच्चे? 6 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जो न्यू स्टूडेंट है आप टेंशन ना लो, मैं आपके ऊपर नहीं जा रही हूँ, आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है ये, ना कि थर्ड। मजा आ रहा है ना? यस। उसके बाद है हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी करा हमने, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अब यहाँ पे आयरन +2 में बच्चा पार्टी, तो क्या होगा? 3d6। और तुम्हारा पॉइंट क्या होता है? टू नो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो जल्दी से खुद बनाओ फटाफट से, इतने में मैं लिख रही हूँ। बनाना पड़ेगा बेटा। अनम्यूट करो मनीषा, शोर आ रहा है बेटा। बनाओ बच्चे। ये आपकी 3d होगी, ये 4s होगी, ये 4p होगी, ये 4d होगी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ, कितने फिल करने हैं मुझे 3d में? 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान रखना फ्लोरीन क्या है बच्चे? वीक फील्ड लिगेंड है। यस मैम। पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। ठीक है, देखो एक बार sp3d2। अब जल्दी से जो 5-6 चीजें थी मुझे लिख के बताओ, और मुझे 1 मिनट। मैम d2 sp3 नहीं हो सकता? नहीं, 1 मिनट रुको। नहीं, कैसे होएगा बच्चे? फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है ना, मैंने कहा था जो वीक फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। ओके मैम। मैम अगर पहले वाले में हो सकता था? पहले वाले में साइनाइड था। साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चे। ओके मैम, ओके मैम। सारे हेलोजेंस, ये देखो यहाँ पे लिखवाया ना मैंने, कहाँ गया? ये देखो सारे हेलोजेंस तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड हो गए, पेयरिंग नहीं करवाए। ओके मैम। मैम ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कराया वो वाली स्लाइड दिखाना एक बार। 1 मिनट बच्चे, आई एम सो सॉरी। मैम इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है। इसका 4.8 आएगा ना इसका। 5.8। एक मिनट रुको, तुम पहले मेरी सुन लो। तुम लोग पता नहीं क्या ये समझ में आ गया sp3d2 है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यस। क्योंकि बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज की है। यस। ठीक है, ओके। 5th वाला पॉइंट क्या है? अगले वाला मैं तुम लोगों से करवाऊंगी, 4-3 मैंने कर दिया। ठीक है, 5th क्या होगा? कौन सा पॉइंट है इसका? मैग्नेटिक मोमेंट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितने होगा? 4.8 बोर मैग्नेटिक। 4.8। 6th वाला हाँ मैम इसमें आपने 5 क्यों बनाया? 6 बनाना चाहिए था ना, जो ये एक पेयर है और 4 अनपेयर है, इसमें तो 6 बनेगा ना। इसका 6 है क्योंकि। कहाँ पे 6 बनेगा बेटा? हमें एक पेयर हो जाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर क्यों होगा?
मैम 3D में हाँ नहीं होता आपने पेयर कर दिया ना। अरे बेटा इधर देखना, 5 डी में 5 ऑर्बिटल होती है, राइट? 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, तो छठा तो वहीं पे ही आएगा ना दोबारा यस आगे। मैम, जब तो मैंने यस पेयर मैम। तो 4 Yes, अनपेड ma'am. इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो पेयरिंग ही करवाता है। अच्छा तुम निगम यही बोल रहे थे, 4 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4.8 नहीं आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन? यस मैम। तुम क्या सोच रहे हो भाई? मैंने वो गलती से 6 बना दिया तो और एक को पेयर भी करवा दिया था इसलिए। पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा, क्यों? क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस वजह से। ठीक है जी, यस। ओके ये वाला तुम करो, जल्दी मैं करो। बोल तो बोलेगा नहीं मैम, आंसर बोल देंगे फिर हम कहाँ से करें। हाँ जी, बोल देना कोई आंसर नहीं बताएगा, पहले बता देते। हाँ हाँ, कोई आंसर नहीं बताएगा, अपना हैंड रेस करो। मेरे को एक छोटा सा, हाँ करो तुम सारे, दे रही हूँ तुम लोगों को 2 मिनट। मैम कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 हाँ जी। हाँ जी, कोई भी नहीं बोलेगा चैट बॉक्स में, जिसको जैसे आता है वो वैसे करे। जितना मैंने समझाया है उस बेसिस पे कीजिए, और ध्यान रखना अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। प्राइमरी वैलेंसी वगैरह मैं कुछ नहीं निकाल के दिखा रही, डायरेक्ट मैं वो डब्बे बनाऊंगी अब, ठीक है? मैम इसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लैक करेगा या वीक? स्ट्रॉन्ग अमोनिया स्ट्रॉन्ग ही है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग ही है, ये हमेशा याद रखना पूरे 11th-12th में, मतलब जब तक नीट का एग्जाम नहीं दे लेते, ठीक है? ये देखो अशर की टाइमिंग देखो आने की, ठीक है? करो करो जल्दी। एक दिन और ले लेना इस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। यस मैम। ठीक है, क्योंकि अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करवा रही हूँ ना मैं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी कॉम्प्लेक्स कराने, तो मुझे नहीं लगता आज हो पाए। वैसे आपको जो स्लाइड है वो सारे मिलेगी, मतलब जिसमें पूरा वीबीटी है, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना मैंने करवाया। अच्छा सबका हो गया? वाह बात, क्या बात है। 2 मिनट में आ जाऊं? कहाँ जा रहा है? लॉगिन करके छोड़ जा बेटा। हाँ तुम लोग जिसका भी आंसर आगे चैट बॉक्स में स्पैम करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो, सारे पॉइंट्स लिखो। वेरी गुड, D2sp3। ये SV6 क्या लिख रहे हो भाई? सेकेंडरी वैलेंसी मत बताओ, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, वही बताना आपको बस। वो तो सिर्फ मैंने सिखाने के लिए लिखा था, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश, हो गया। ऑक्टाहेड्रल बनेगा, वेरी गुड। मैग्नेटिक मूवमेंट 2.8। अरे नहीं नितिका बच्चे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नितिका ये तुम लोग 3.8 कैसे निकाल रहे हो भाई? मैम इसका मेरा 1.8 आएगा, क्योंकि एक ही तो बचेगा। कोबाल्ट 3, और कोबाल्ट 3+ की वो निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होती है। यस मैम, तो 0 आ जाएगा ना? यस मैम 0 आएगा, 0 मैम गड़बड़ की चेक कीजिए। हाँ गुंजन? 0 आ रहा है। देखो ध्यान से देखो कहाँ पे मिस्टेक की है, पता चल गया विवेक? यस मैम, यस मैम। वेरी गुड छाया, शाबाश बेटा। डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट 0, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सारे देखो जोड़ियां बन चुकी हैं, अब सिंगल है ही नहीं कोई भाई, मिंगल हो चुके हैं भाई इलेक्ट्रॉन। अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, करवा दी भाई पेयरिंग, ठीक है जी, हो गया।
चलो आगे देखो, आगे चलो। यस मैम। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 ये करो। हाँ ये भी सिंगल है, तुम्हारा दुख अब यही समझ सकते हैं। चलो अशर बेटा क्या टाइमिंग है तेरी ज्वाइन करने की? मैं डेली भूल जाती हूँ तेरे को कॉल करना, संडे को तो पक्का करूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम मैं भी आज जल्दी ज्वाइन कर रहा था, बट एक्चुअली मेरे ताए वो भी सऊदी गए हैं, तो मैं उन्हें भी एयरपोर्ट सी ऑफ करने गया था। कल भी गए थे? नहीं मैम, उस दिन मामा गए थे, मामा और नानी, और आज ताए गए हैं मेरे। अच्छा वहीं रहते हैं क्या वो भी? नहीं वो यूपी से आए थे, और ये जो ताए वो दिल्ली में रहते हैं तो। अच्छा ठीक है बेटा। चलो ये देखो, ये वाला करो, वही सेम है, आप लोग करें और मुझे जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ और चैट बॉक्स में बता देना मेरे को। मैं डायरेक्ट लिखूंगी जैसे पहले किया था, ठीक है? आई होप कि समझ में आ गए हो, क्योंकि मैं तभी डायरेक्ट कर रही हूँ अभी। हाँ जी, आ रहा है सभी का आंसर? sp3d2 आ रहा है क्या? 4.8 बोहर मैग्नेटोन आ रहा है। शाबाश। तो इसमें क्या होगा? D6 होगा, तो फिल करो 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है बच्चे। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो फिर छोड़ दो उसको ऐसे कैसे। तो क्या होगा? sp3d2। 6 आपको sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो वही सेम पहले आपको क्या करना है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि इसने बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए हैं। ये 3d थी, ये 4s था बच्चे, ये 4p था और ये 4d था, राइट? देन क्या किया इसने? आउटर ऑर्बिटल को यूज किया है, इसलिए इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? 4.8। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पैरामैग्नेटिक। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है जी? यस ओके। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिख लो एक्सेप्शन, फिर कहोगे कि मैम ये क्या हो गया वो क्या हो गया। एक्सेप्शन है ये, लिख लो एक बार, ठीक है? चलिए इसको मैं करवाती हूँ, आप रहने देना बच्चे। पहली चीज तो ये है कि प्राइमरी वैलेंसी निकाल लो। कोबाल्ट की कितनी होगी इसमें? सेंट्रल मेटल एटम की। ध्यान रखना हम कर क्या रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, सारा काम उसी के लिए ही चल रहा है, ठीक है? तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको मैं नहीं ले रही। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 27, तो क्या होगा? 3d7 4s2। आर्गन का 18 होता है ना, ठीक है? उसके बाद कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3d7, राइट? जो हमारा आता है वो आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार देखना कि किसने अपना यूज किया हुआ है। ये देखो, ध्यान से देखना थोड़ा। 3d 4s 4p, ठीक है? और यहाँ पे बना लो। अशर इस बार बेटा टेस्ट देना है तेरे को, ठीक है? यस मैम, पक्का। ओके चलिए, ठीक है? अब हमारा काम क्या होता है? पेयरिंग में तो एक तब भी छूट ही जाएगा। क्या हुआ बच्चे? हाँ मैं अभी बता दूँ। हाँ रुको। CN आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो पहले एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है क्या? ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन देखो, मैं इधर ही दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग कर लेगा इसके साथ। देखना एक बार, ऐसे देखो। लेकिन अभी भी ये खाली बचेगा। अब देखो ध्यान से सुनना,
कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो तुम्हारे पास 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, D2sp3 और sp3d2, राइट। अब तुम्हें ये दिख रहा है बच्चे कि ध्यान से सुनना कि D2sp3 तो यहाँ पे बन ही नहीं बन रही ना D2sp3। बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम एक D इसका ले लो, Dsp3d ले लो, समझ रहे हो। कुछ बच्चे सोचेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसकी Dsp3d ले लो, लेकिन ध्यान रखना जब आप ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कराते हो तो उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली। बट 3D और 4D में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है, तो आप ऐसे तो नहीं करवा सकते, समझे हो। तो जो ये मैंने बात बोली ना Dsp3d, ये तो हो गई गलत। पहली चीज समझ में आई कि Dsp3d क्यों नहीं हो सकती, पहली चीज ये। अच्छा, उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि मैम आप एक काम करो, इसको खाली छोड़ दो और आप एक काम करो sp3d2 ले लो। आप क्या ले लो, sp3d2 ले लो, बोलो। यस मैम। लेकिन ये भी नहीं होता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बच्चे, एक्सपेरिमेंटली जो इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिली, एक्सपेरिमेंटली कैसे देखने को मिली होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट उन्होंने निकाला होगा, ठीक है। उससे पता लगा होगा कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो मिली है इनको D2sp3, तभी मैंने लिखा है एक्सेप्शन। उन्होंने रीजन क्या दिया, बॉडी में चले जाएगा मैं। हाँ, इन्होंने रीजन क्या दिया, बहुत अच्छे बोले दीपक ने। जो ये साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या बोला, आप एक काम करो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना ये यहाँ पे पहुंचा दो। इसको मैं अलग से लिख देती हूँ अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये देखो, समझने की कोशिश करना। 4s 4p 4d 1 2 3 4, और ये भी देख लेना मैं डब्बे कहीं ज्यादा कम ना बना दूं। 1 2, ये देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पहुंचा दिया। तो आप थोड़ा सा एक चीज देख पा रहे हो, 3d 4s 4p 4d। अब आप ये देखो, आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया हायर स्टेट में, यानी कि अगर आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक सकते हो, बोलो हाँ या यानी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कोबाल्ट 2+ जो है एक इलेक्ट्रॉन दे के कोबाल्ट 3+ में हो सकता है, चेंज करा दूं। और आपको ये भी पता है, अगर नहीं पता तो अभी मैं बता देती हूँ कि कोबाल्ट जो है +2 में भी स्टेबल होता है और +3 में भी स्टेबल होता है, यानी कि वो ये वाला काम कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, हाँ स्टेबल होता है, इवन कोबाल्ट 3+ ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैं CFT में बताऊंगी आपको हाउ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 3D का एक इलेक्ट्रॉन उठा के 4D में पहुंचा दिया। तो ये देखा, उन्होंने कहा कि जो अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, वो क्या होगी, D2sp3 D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। और अगर D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर बोल रही हूँ एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सरे टेक्निक से जिससे निकाले जाते हैं ये सारी चीजें, उससे देखा गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसमें वो क्या आया है, 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, या मैं बोलूं 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन। देखो ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो बच्चे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना 0 मत लिख के आ जाना, मैं फिर बोल रही हूँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया है कि इसका 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे कॉम्प्लेक्स होगा बच्चे, इनर होगा, इनर में। क्या ये एक्सेप्शन क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अगर आप चाहते हो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, मैं फिर करूंगी, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन और भी आएगा। क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया 4D में। आप ये नहीं बोल सकते थे कि मैम इसकी Dsp3d क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब आप इंटरमिक्सिंग करा रहे हो ऑर्बिटल्स की, वो अप्रोक्सीमेटली या बोलो इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट एनर्जी का होना चाहिए, तो आप वो वाली चीज तो करा ही नहीं सकते हो। तो आपको ये मैंने बता दिया कि कोबाल्ट जो है +2 और +3 में स्टेबल होता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन 4D में पहुंचा रहे हो तो आप इसलिए उसको बाहर निकाल सकते हो, अगर थोड़ी सी एनर्जी दोगे निकल जाएगा वो बाहर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला कि एक इलेक्ट्रॉन 4D में पहुंच जाता है 3D से जंप करके, राइट।
और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे वो क्या होती है, D2sp3, D2sp3। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। एक ये देखो यहाँ पे भी लिखो एक्सेप्शन। मैं आपको पहले ही स्टार बनवा के लिखा रही हूँ ताकि जब आप लोग रिवाइज करो तो थोड़ा सा याद रहे कि ये कुछ अलग वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी ये भी मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले आप निकालेंगे बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकल। निकल की क्या होती है? 2+ आ जाए, 2+ आ जाएगी क्योंकि अमोनिया क्या बच्चे, न्यूट्रल है। ठीक है, सेकेंड वाली चीज क्या हो गई, बस ये लास्ट करवा देती हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 हो जाएगी। थर्ड है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकल की हो जाती है, आपको बताया 3d6 4s2 28 होता है। फिर बोल रही हूँ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबको टिप्स पे होना चाहिए जब मेरी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, निकल +2 क्या हो जाएगा 3d6। मैम 3d8 होता है ना? 3d8। ठीक है, उसके बाद देखो ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 3d, फिर होगा 4s और फिर होगा बच्चे 4p। ठीक है, करूं आगे? चलो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। आपको पेपर में ऐसे प्रॉपर तरीके से बना के आना, तब मिलेंगे तुम्हें 3 नंबर। और कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्ट फटाफट करेंगे। ठीक है, तो ये देखना 3d8 हो गई क्या, चेक करो। यहाँ पे काम करो, एक d ऑर्बिटल और बना लो, 1 2 3 4। अब एक बात देखो बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर, क्योंकि आपको पता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट, तो इसको तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था पेयरिंग करवा के। और हम आपको पता ही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों करवाते हैं, ताकि मुझे अंदर की d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाए। लेकिन पेयरिंग करवाने से तो काम तो हुआ नहीं। अमोनिया वो कहता है निकल भाई तूने पेयरिंग तो करवा दी लेकिन मेरे को तो मिले ही नहीं 2 d ऑर्बिटल, इससे बेटर है कि तू वापस जा, कोई जरूरत नहीं है पेयरिंग करवाने की। क्यों? क्योंकि पेयरिंग करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, वो क्यों फालतू की एनर्जी फूकेगा क्या। वो कहता है मत करवा, छोड़, क्योंकि तेरे पेयरिंग करवाने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, इसमें बाहर की d ऑर्बिटल क्या कर लेता है, फिर यूज कर लेता है। समझे? sp3। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो मिला एक्सपेरिमेंटली वो कितना मिला, 2.8 पैरामैग्नेटिक मिला। ये पैरामैग्नेटिक, और ये लिमिटेशंस भी थी। ये जो मैं जितनी भी एक्सेप्शन बता रही हूँ ना, ये सारी लिमिटेशन थी कि किसी में तो भैया पेयरिंग करवा रहे हो तुम लोग, किसी में तो बोल रहे हो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करो, किसी में कह रहे हो आप वीक फील्ड लिगेंड, मतलब नखरे दिखा रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, इसी की ही लिमिटेशन को कम करने के लिए कौन आई थी हमारे पास, CFT आई थी। ठीक है, लिख लिया, यही था। और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यस मैम। के बाद ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा बच्चे, और ये तुम्हारा होमवर्क मैम रहेगा। इसमें अमोनिया मतलब हमारा जो है ऐसे वीक फील्ड लिगेंड होगा। देखो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अमोनिया को ना कभी भी वीक मत बोलना, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलना। मैम इसके लिए तो वीक होगा ना, इसमें जो हाँ इसके लिए वीक होगा, इसके लिए वीक होगा। याद कैसे रखना आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ, याद आपको हमेशा यही रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि आपसे कोई पूछने नहीं वाला कि इसमें अमोनिया कैसे बिहेव कर रहा है। याद करने का तरीका यही है कि हम पेयरिंग करवाते क्यों है, क्योंकि हमें अंदर की d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाए। बट इसमें तो पेयरिंग करवा के कुछ हमारा फायदा हुआ नहीं, तो उसने कहा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और बाहर वाली d ऑर्बिटल यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर हमने पेयरिंग करा के हमको 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए तो ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर नहीं मिले तो वीक की तरह कर रहा है। यस, इसमें देखो ये वाला भी होमवर्क है। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ऑक्सलेटो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, क्योंकि तुम तो क्या करते जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो तुम यही बोलते कि मैम इसकी sp3d2 होगी क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहूंगी आप लोगों को, लिखो सारे बच्चे, लिखो सारे बच्चे, बहुत काम आने वाला है ये। इन केस ऑफ कोबाल्ट +3 most of the
मोस्ट नहीं +3 के लिए बोल रही हूँ, हाँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से +3 से ज्यादा, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता है कोबाल्ट की +2 या +3 स्टेबल होते तो आपको +4 +5 देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके लिए लिखा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स, लिखो बच्चे पूरे काम आएगी डी ब्लॉक में भी और CFT में भी। मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट लिखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड और नाइट्राइड, और ये क्या नाम था इसका, थायोसाइनाइड। ये मतलब इन 7 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के अलावा जितने भी लिगेंड्स है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सारे के सारे कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये चीज याद रही तो पेपर में आएंगे 4 नंबर, क्योंकि पेपर में अब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देने लग गया गंदे गंदे, ठीक है, तो आ जाएंगे 4 नंबर वरना गए, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे ये ध्यान रखना, जो क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी सेम यही चीज होती है कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके जो सिलेबस में कोबाल्ट 3+ वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि जो पेपर बनता है इनऑर्गेनिक का वो NCERT में से बनता है, तो NCERT में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए, टिप्स पे। कम से कम 15-16 एग्जाम्पल है, 15-16, वो 15-16 में से ही आता है पेपर, जिसमें से ये वाला कॉम्प्लेक्स। मैम इसमें ऑक्सैलेटो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा ना? हाँ, इसमें हमारा ऑक्सैलेटो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सैलेटो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि स्टार बना के ये पॉइंट लिखो कि कोबाल्ट +3 के केस में जो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, एक्सेप्ट इंसार। ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगा, जो क्या नाम है, JD ली बुक होती है और एक हुई बुक होती है जो अजय कुमार, जो आप हायर लेवल पे मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हो ना, वहां मिलेंगे आपको ये चीजें। लेकिन आपके 12th तक इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ये ध्यान रखो। ये ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे। तो अब क्या करना है, जो मैंने ये पॉइंट लिखवाया है, यानी कि ये पता चल गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इस केस में, तो आपको क्या करना है, बैलेंस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ये हो भी चुका है हमारा, इसकी D2sp3 आएगी, ये भी आपको करना है एंड ये भी आपको करना है, फिर नेक्स्ट मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। मैम जो हमने ये करा है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है ना? जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। ये 11 एग्जाम्पल करने हैं तुम लोगों को, फिर उसके बाद मैं जब आप मुझसे मंडे को मिलेंगे तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ट्राई करूंगी कि EN रूल भी अगली बार खत्म ही कर दूं, ठीक है। ओके मैम, ओके, हाँ जी, आई होप कि समझ में आया होगा। ज्यादा